Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll start with our staffing process. ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, तो उसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे. स्टाफिंग प्रोसेस शुरू कैसे होगा, मतलब एक तरह से जो भी हम अभी तक स्टाफिंग के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. भाई कितने लोगों की जरूरत है, गिनती वाइज भी कितने लोगों की जरूरत है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड. ये सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, अकाउंटेंट्स चाहिए, मार्केटिंग के लोग चाहिए, परचेजिंग के लोग चाहिए, प्रोडक्शन के लोग चाहिए, आफ्टर सेल्स में चाहिए, रिकवरीज में चाहिए, और कितने चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, किस लोकेशन पे चाहिए. यहीं से तो शुरू होगा. सो दिस इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, है ना. आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल हेडिंग, और इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है. तो मैं पढ़ देता हूँ जो आपकी बुक में लिखा है, नॉलेज बढ़ जाती है. मैन पावर रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व फोरकास्टिंग. फोरकास्टिंग होता है मतलब पहले से अंदाजा लगाना. अब कोई इंप्लॉय अगर रिटायर हो रहा है तो फोरकास्ट ही करोगे ना. आपको पता है वो 3 महीने बाद रिटायर हो रहा है, तो 3 महीने बाद थोड़ी जागोगे, अभी से जाग जाओगे. अगर स्पेशली वो सीनियर पोस्ट पे है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट रिक्रूटमेंट अब पहले ही शुरू कर दोगे. सो इट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जरूर होती होंगी जिसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट्स होती होंगी, है ना. अब जैसे टॉयज इंडस्ट्रीज है, या कुछ भी जिनका माना दिवाली गिफ्ट से कुछ कनेक्शन है, या न्यू ईयर से कुछ कनेक्शन है, या होली से कुछ कनेक्शन है, या जब स्कूल कॉलेज के बच्चे एडमिशन्स लेते हैं उस बात से कोई कनेक्शन है, स्टेशनरी का काम है, कुछ है. सो डेफिनेटली उन दिनों में ज़्यादा स्टाफ चाहिए. सो द फ्यूचर मैन पावर नीड्स वो पहले से आपके डिपार्टमेंट को पता होनी चाहिए. इट एम्स टू डिटरमिन द नंबर एंड टाइप. ये दो वर्ड अलग अलग हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से तरह के एम्प्लॉयज चाहिए और कितनी गिनती में चाहिए. द टाइप रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कि हमें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, या बीटेक पढ़ा हुआ हो, या उसने बीएससी की हो, या बीकॉम की हो, एमबीए मार्केटिंग की हो, जो भी कैसा स्टाफ चाहिए, दैट इज. While assessing the type of manpower required, company should also make policy to appoint women and persons from backward communities and persons with special abilities. ये वैसे फंडा ना फ्रैंकली बोलूं तो सिर्फ बड़ी कंपनी अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में जबरदस्ती जो है ना लेडीज को अपॉइंटमेंट दे, या बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपॉइंटमेंट दे, या पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज हो गया, मे बी फ्यू पर्सन्स being appointed, those who are like physically impaired or hearing problems, or some problems in the hands or legs or something. Frankly, all companies cannot afford to do it. Only big companies can afford to appoint such persons, and it can be a part of their social responsibility work. So, but still, all companies should try to absorb these kind of people also, and government usually do it, right? So while assessing the type of manpower requirement, company इन लोगों के लिए भी पॉलिसी बनाए, ऐसा लिखा है. Manpower requirement should be translated into specific job description, JD बोलते हैं इसको, बड़ा कॉमन टर्म है. स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन, JD, कि भाई कोई भी बंदा जो अपॉइंट होगा वो करेगा क्या, व्हाट विल बी हिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, KRA भी बोलते हैं. डिजायरेबल प्रोफाइल ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट, उसकी क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा होना चाहिए, आउटस्पोकन होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, डिपेंड करता है. सो ये बेस बनेगी हमारे एम्प्लॉयज़ को लुक आफ्टर करने की. इसमें दो हिस्सों में इसको बांट भी दिया है, वर्कलोड एनालिसिस नंबर वाइज, वर्क फोर्स एनालिसिस स्किल्स वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, कि किस तरह का स्टाफ चाहिए. तो पहला हो गया वर्कलोड एनालिसिस, कितना, डिटरमाइनिंग द नंबर, है ना, डिटरमाइनिंग द नंबर कि किस तरह का आपको स्टाफ चाहिए, राइट. एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, इसमें हमें यह भी पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन सा स्टाफ है, राइट. तो उसके हिसाब से हमें किस टाइप का स्टाफ जो है वो चाहिए, वो वर्कफोर्स एनालिसिस से निकल के आएगा. क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमारे यहाँ 20 तरह का स्टाफ काम करता है, मैंने कहा ना, जैसे कि भाई कौन कौन से लोग मार्केटिंग देख रहे हैं, प्रोडक्शन देख रहे हैं, और दूसरे तरह के काम कर रहे हैं, मैं उनको रिपीट कर सकता हूँ तो आप समझ रहे हैं. तो वर्कफोर्स एनालिसिस हमें बताता है कि हमारे पास नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल कौन कौन से हैं, और अब हमें कितने रिक्वायर्ड हैं. वो एक तरह से वर्कलोड फिर एनालिसिस उसके मतलब उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बन जाता है ना. इससे हमें ये भी पता चलता है एनालिसिस करने के बाद कि हम ओवर स्टाफ्ड हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही स्टाफ है, ऑप्टिमल है यानी बिल्कुल करेक्ट है ना, या फिर एक सिचुएशन हो सकती है जिसको हम बोल सकते हैं अंडर स्टाफिंग.
तो ऑलवेज बेस्ट तो यही होगा कि राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल हमारी कंपनी में काम करें. नेचुरली यही हमेशा बेस्ट होगा, दैट वी हैव द राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल. ओवर स्टाफिंग से तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज अननेसेसरली उससे क्या होगा कि यू विल बी पेइंग मोर फॉर द लेस वर्क. सो प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है. सो सबसे पहला स्टेप हम क्या पढ़ रहे थे, भूलना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग प्रोसेस. तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला है कि हमें ये एस्टिमेट करना है कि हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है. सपोज ये हमने कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट होता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की सीरीज मंगवाना, यानी बायोडेटाज अपने पास मंगवा लेना, है ना, या उनको वॉक इन इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करना. मतलब एक पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को जनरेट करना, आइदर डिजिटली और फेस टू फेस. दैट्स अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. So recruitment refers to a process of searching for prospective employee. It's a searching for prospective. कौन हमारी कंपनी में ज्वाइन कर सकता है. बाद में हम ही हो सकता है उसको ज्वाइन ना करवाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एज सच शुरुआत में तो हम ये कोशिश करते हैं ना कि भाई मैक्सिमम हमारे पास जो है वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज्वाइन कर लें. दैट इज़ ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस. ठीक है ना. The information generated in the process of writing the job description and candidate profile may be used for developing the situations vacant advertisement. वो जो हमने शुरू में JD बनाया था, आपको ध्यान होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन की मैंने आपसे बात की थी. तो इससे हम सिचुएशन वेकेंट एडवर्टीजमेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो हमें सारी राम कहानी लिखनी ही पड़ेगी ना. उस एडवर्टीजमेंट को हम अपने ऑफिस के गेट पे लगा दें, अखबार में छाप दें. आजकल तो Naukri.com, डिजिटल वेबसाइट्स वगैरह सब आ गई हैं. तो इससे क्या होगा कि हम अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को कर देंगे. तो वो ये आइडिया इज टू क्रिएट, द एम ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू क्रिएट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. पूल का मतलब कि गिनती में काफ़ी सारे इकट्ठे कर देना, लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स. हम इसको इंटरनल सोर्स से भी ला सकते हैं, प्रमोशन या ट्रांसफर. समझ रहे हो ना, प्रमोशन, कोई बंदा नीचे असिस्टेंट था उसको प्रमोट कर दिया. ट्रांसफर क्या है कि किसी दूसरी लोकेशन, किसी दूसरे ऑफिस में काम कर रहा था, वहाँ से बुलवा लिया. एक्सटर्नल सोर्स तो आपको पता ही है, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो जॉब्स दिलवाते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट है, यानी कि जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं फ्रेश, वहीं पे जाके अपॉइंट कर लेते हैं. बाकी न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स ही ज़्यादा चलते हैं. बल्क SMS भी डाले जा सकते हैं आजकल, बहुत कुछ होता रहता है. एम्प्लॉयज़, कैंडिडेट्स को अपॉइंट करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी लंबा चौड़ा होता है. बट इन्होंने कहा इंटरनल सोर्सेज में गिव द लिमिटेड चॉइस. एक्सटर्नल सोर्सेज में यू कैन हैव फ्रेश टैलेंट आल्सो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना फ्रेश टैलेंट के लिए वहाँ जा सकते हो ना. एक्सटर्नल सोर्सेज में कैंपस रिक्रूटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से आप फ्रेश कैंडिडेट्स ले सकते हैं. एंड देन कम्स द सिलेक्शन. अब सिलेक्ट करने के लिए आप कुछ भी करो, इंटरव्यू लो, रिटन टेस्ट लो, दौड़ो भगाओ, ट्रायल लो, कुछ भी करवाओ. सो सिलेक्शन इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट पर्सन. दैट इज द सिलेक्शन. जो सबसे अच्छा आदमी है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे आउट ऑफ द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. वो जो पूल हमने क्रिएट किया था रिक्रूटमेंट में, इसका एक अपना प्रोसेस होगा जिसमें प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, टेस्ट, इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है ना. एंड देन फाइनली दे विल बी ऑफर्ड द जॉब. जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, वो हम क्यों कर रहे हैं, टू चूज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट. नेचुरली हर आदमी अपनी तरफ से तो बेस्ट ही ढूंढ रहा है, एंड उसको ये समझाना है, मेक हिम रियलाइज द सीरियसनेस विद विच थिंग्स आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रोसेस से ये भी होता है, जब एक आदमी की सिलेक्शन काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस से होती है, उसको लगता है कि चलो मेरी सिलेक्शन हो गई, तो कल को वो कंपनी के बारे में सीरियसली लेता है. अब कोई आया माना इंटरव्यू में और पहले मिनट में ही आपने उसको सिलेक्ट कर दिया, तो एज सच वो कंपनी को कभी हाई एस्टीम में नहीं लेगा. उसको लगेगा हाँ ठीक है, ये तो ऐसी कोई कंपनी है, मेरे को तो 1 मिनट में अपॉइंटमेंट मिल गई, तो क्या है इसमें, है ना. वहीं अगर उसका मतलब 4-5 दिन का 2-3 स्टेप्स का इंटरव्यू हो, ग्रुप इंटरव्यू, GD VD, यू नो, तो कम से कम उसके बाद उसको लगेगा कि हाँ भाई चलो मेरे को कोई जॉब मिली है. 2-4 जगह फ़ोन करके वो बोलेगा यार मेरी जॉब लग गई है ना. और अगर ऐसे ही 1 मिनट में आप किसी को अपॉइंट कर दोगे तो वो तो बोलेगा अरे हाँ गया था यार, उन्होंने फट से बोल दिया आने के लिए, देखता हूँ जाऊँगा नहीं जाऊँगा, देख लूँगा, लास्ट फोन पे मन करा तो चला जाऊँगा, यू नो, दैट काइंड ऑफ. तो इस तरह का जो अगर हम एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस बनाए तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की भी एक इमेज जो है वो कैंडिडेट के दिमाग में बनती है. ठीक है ना. तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.